Hello, Competitive Outlook family. Today we are back with the next topic on the Constitution of India, and the topic is salient features of Indian Constitution. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और टॉपिक लेके आए हैं और ये है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल्स इसमें थे। ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन था। इट वाज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड राइट नाउ इट इज़ स्टिल द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड विद सिस्टमेटिक एलेबोरेशन ऑन एवरी टॉपिक। ठीक, हर एक टॉपिक को एक सिस्टमेटिक तरीके से एलेबोरेट किया गया है, बयान किया गया है। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस अमेंडमेंट्स। ठीक, तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स करके तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स हैं। ये हम बात कर रहे हैं 101 अमेंडमेंट तक। ठीक, उसके बाद और भी अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो इसकी सैलिएंट फीचर्स जो है, फीचर फर्स्ट जो इसका है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये है। ठीक, ये सबसे बड़ा या लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ सेड टू बी द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सबसे बड़ा जो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में। क्यों? बिकॉज सेपरेट प्रोविजंस इसमें है स्टेट्स के लिए, सेंटर के लिए और दियर इंटर रिलेशनशिप। ठीक, सेंटर और स्टेट के लिए सेपरेट प्रोविजंस हैं और सेंटर और स्टेट का आपस में क्या रिलेशन है उसके लिए भी अलग से प्रोविजंस रखे गए हैं। तो इसमें जो प्रोविजंस है वो बारो किए गए हैं बहुत सारे सोर्सेज से और बहुत सारे जो दुनिया में ममालिक हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, तो दुनिया में मुख्तलिफ जो ममालिक है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनसे इसके जो प्रोविजंस है उनको बारो किया गया है। तो इसमें सेपरेट प्रोविजंस है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए और बैकवर्ड रीजन्स के लिए। ठीक, ये तमाम प्रोविजंस की बदौलत ही ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इट कंटेंस डिटेल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ठीक, इसमें इंडिविजुअल राइट्स की डिटेल लिस्ट है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की है एंड डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स विच वर लेड डाउन टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन ईजी हैंडी। ठीक, तो इसमें ये तमाम जो प्रोविजंस है इससे ये एक दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। दूसरा जो इसका यूनिक फीचर है वो है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, ये जो एक ब्लेंड है, एक जो कंपोजिशन है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये रिजिड क्यों है और फ्लेक्सिबल क्या है, इसका क्या मायने है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। ठीक, किसके बेसिस पे कि इसका अमेंडिंग प्रोसीजर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम इसको क्या आसानी से अमेंड कर सकते हैं या काफ़ी मुश्किल इसकी अमेंडमेंट है, उसकी बिना पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से अमेंड किया जाए उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मुश्किल तरीके से अमेंड किया जाए उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक रिजिड भी कुछ इसके प्रोविजंस है और कुछ प्रोविजंस इसके जो है जो अमेंडिंग प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल है। मतलब कि ये यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो कुछ जो इसके पार्ट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर से और कुछ जो प्रोविजन इसके हैं उनको अमेंड किया जा सकता है by a bill for that purpose is passed in each house of parliament by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। ठीक, तो ये जो कुछ प्रोविजन इसके हैं जो रिजिड हैं उनको हम एक आम लॉ मेकिंग प्रोसीजर से अमेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और उस बिल में जो जिस होस्ट में वो इंट्रोड्यूस किया जाए उस होस्ट के जो टोटल मेंबर्स है उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी होस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 500 है तो 250 से ज़्यादा जो मेंबर है उसको रेटिफाई करने चाहे, उस बिल को पास करने चाहे और उस टाइम जो होस्ट में जो मेंबर्स हैं उसमें 2/3 जो मेंबर्स हैं वो उसको वोट करने चाहे, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है या ये प्रोविज़न जो है वो उनको अमेंड किया जा सकता है। तो ऐसे जो अमेंडिंग प्रोसीजर को कहते हैं कि ये एक रिजिड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है।
तो कुछ प्रोविज़न जो है वो इससे भी रिजिड है। उसमें क्या होता है कि एक होस्ट के जो टोटल मेंबरशिप से उसको जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी से उसको पास किया जाना चाहिए और जो मेंबर्स प्रेजेंट हों उनकी 2/3 मेजॉरिटी उसको वोट करनी चाहिए। इसके अलावा जो टोटल स्टेट्स है उसमें हाफ स्टेट्स भी उसको रेटिफाई करने चाहे। तो ये एक और प्रोविज़न है, ठीक है। तो ये उससे भी ज़्यादा रिजिड है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से अमेंड किया जा सकता है। कुछ तो फ्लेक्सिबल है, कुछ रिजिड है और कुछ उससे भी ज़्यादा है जिनको स्टेट की भी रेटिफिकेशन चाहिए। तो इंडिया, ये जो थर्ड फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इंडिया एज अ सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक, इंडिया जो है एक सोवरियन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब क्या है? तो इंडिया इज़ गवर्न बाय इट्स पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक, इंडिया को हुकूमत करते हैं इसके ही लोग। किन की माध्यम से? इसके लोग जो हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। ठीक है, इनकी जो तमाम जो भी एडल्ट हैं इंडिया में जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है और वो मेंटली सोंड है, वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है फिर इंडिया को गवर्न करते हैं, उन इंडिया पे हुकूमत करते हैं। तो इसमें एक है सोवरियन। ठीक, सोवरियन का मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब यह है कि इंडिया जो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जितनी भी है इनको फ्रीली मैनेज करता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है इंडिया को इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोई भी प्रेशर वगैरह नहीं करता, मतलब सब इंडिया होली सोली करता है। तो ऐसी जो मुल्क को ऐसी मुल्क को सोवरियन कहा जाता है। उसके बाद है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू बी मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस विद ब्रिटिश मोनार्क एज इट्स हेड। तो सोशलिस्ट जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड की गई, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड की गई। तो इसका मतलब है जो सोशलिस्ट गोल्स जो है उनको अचीव करना है किस तरीके से? डेमोक्रेटिक तरीके से, एवोल्यूशनरी और नॉन वायलेंट मीन्स से। हाउएवर इंडिया फॉलोज द मिक्सड मॉडल ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो मिक्सड है, वो सोशलिस्ट भी है और कैपिटलिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है, मतलब मिक्सचर है दोनों का। तो सेकुलर का मतलब यह है कि इंडिया जो है वो हर किसी रिलीजन को बराबर रिकॉग्नाइज करते हैं और इसके साथ साथ इंडिया का जो मतलब एक जो स्टेट रिलीजन है वो कोई भी नहीं है। एंड स्टेट रिलीजन विच इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका पार्ट है। तो रिपब्लिक का मतलब यह है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड वन है और ये मोनार्क नहीं है। ठीक, अगर इलेक्टेड नहीं होता, ठीक है, तो अगर मतलब वो हेरेडिटी होता तो इसका मतलब उसको हम मोनार्क कहते हैं। तो इंडिया एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब इसका जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक इलेक्टेड मेंबर है और उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है कंट्रोल करता है पार्लियामेंट। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी काम वगैरह है उस पर पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या है कि एग्जेक्टिव जो भी है वो रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। ठीक, जो भी काम एग्जेक्टिव करें वो उसका जवाब उनको लेजिस्लेचर को देना है और तब तक ही वो पावर में रह सकते हैं जब तक वो लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस को इंजॉय करते हैं। ठीक, तो अगर वो लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव से खुश ना हो तो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वो कर सकते हैं। उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो ऑफिस में रहता है 5 साल तक। वो नॉमिनल है, टाइटुलर है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक, और प्राइम मिनिस्टर जो है इसको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ये हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका ये हेड है। तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस, जिसको लोकसभा इंडिया में कहा जाता है। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक और सैलिएंट फीचर जो है यह है सिंगल सिटीजनशिप। अगर हम फेडरेशंस की बात करें तो वहाँ पे सिटीजन्स को 2 सिटीजनशिप होती है या ड्यूल सिटीजनशिप जिसको कहते हैं। एक जो स्टेट की सिटीजनशिप होती है और दूसरी यूनियन की सिटीजनशिप होती है। लेकिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, वो इन यूनियन की सिटीजनशिप होगी, तो उसी को पूरी स्टेट्स में माना जाएगा। तो जो फीचर नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस पॉलिटिकल इक्वालिटी इन इंडिया थ्रू द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी विच फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट। ठीक, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक पॉलिटिकल इक्वालिटी हर किसी इंडिविजुअल को देती है इंडिया में। ठीक, किसकी बदौलत किया, किसकी माध्यम से, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की माध्यम से। तो इसमें इसका जो बेसिस है वो है कि एक इंसान एक वोट दे सकता है। इंडिया में कोई भी इंसान एक से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता है, हर किसी वो आदमी की वोट को बराबर वैल्यू है। एवरी इंडियन जो भी हिंदुस्तानी 18 साल की उम्र का है या इससे अबो है तो वो इंटाइटल्ड है कि वो एक वोट डाले इलेक्शन में, चाहे उसकी कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन और स्टेटस कुछ भी हो। मतलब वी आर हैविंग हियर पॉलिटिकल इक्वालिटी। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका जो एक और साइलेंट फीचर है वो है इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। तो द जुडिशरी सिस्टम इज केप्ट फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक, इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है इसको फ्री रखा गया है कि इस पर कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई भी अपना असर वगैरह नहीं डाल सकता, ये इनको मुतासर नहीं कर सकता। एक इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम यहाँ पे है, इसका मतलब यह है कि इंडिया में जो भी जुडिशल सिस्टम है इसका सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। ये एज एपेक्स कोर्ट का काम करता है और इसके नीचे फिर हाई कोर्ट्स आते हैं। तो हाई कोर्ट जो है आगे सुपरवाइज करते हैं इससे जो नीचे लोअर कोर्ट्स हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है बट आर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन विच आर एक्सप्रेसिवली डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि हम हर टाइम नहीं कह सकते कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, इन पे कुछ लिमिटेशंस है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वाज़े तौर पर बयान किया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो स्टेट्स ने फॉलो करने हैं गवर्नेंस के लिए, और ये इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ठीक, इनको कोर्ट में अगर कोई सिटीज़न स्टेट की गवर्नेंस से मतलब एग्री नहीं करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को देख के, तो वो इनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, दीज आर जस्ट डायरेक्शंस, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट आर मोरल कॉन्शियस विच आर टू बी फॉलोड बाय सिटीजन। ठीक, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई है। तो ये है कि एक इंसान को की ड्यूटीज़ क्या है अपने मुल्क के ताईं। तो ये एक फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक, इंडिया जो है ये एक फेडरेशन है। ठीक, तो लेकिन इसकी जो टेंडेंसीज है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है। ठीक है, इसलिए हम इसको पूरी तरह से फेडरेशन नहीं कह सकते हैं। इंडिया इज़ एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक, तो जब कोई ऐसी हालात पैदा हों तो उस वक्त जो है स्टेट्स की जो पावर्स वगैरह वो सेंटर में चले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है और स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्टेबल है। हैंस सम एक्सपर्ट से इट इज़ अ क्विजी फेडरल इन नेचर। तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया जो है ये क्विजी फेडरल है। बैलेंसिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विद जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और जो खूबी है, एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा एक्ट या एक ऐसा लॉ जो है वो पास करता है जिससे जो जुडिशरी राज़ी नहीं है कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स में ट्रेसपास कर रही है या और कुछ इसका जो रिपरकशंस हो सकते हैं, तो उसको जुडिशरी जो है वो देख सकती है और जुडिशियल रिव्यू उस पर हो सकता है। तो दीज वर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In the next topic we will discuss other parts of the constitution. Hope you like it. Have a nice day. Thank you. Keep watching.